एसएससी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक मिथ है, तो मैंने अपना कंसंट्रेशन डोसे पे बिठाया। एक मिथ हम लोग यहाँ पर तोड़ने आए हैं। प्रैक्टिकल नहीं लगता बिल्कुल कि सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब ले सकता है या नहीं ले सकता है। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने हमारे इस चैनल का पहला वीडियो देखा होगा तो उन्हें इस चैनल का उद्देश्य पता चल गया होगा कि हम लोग क्या मोटो लेकर के इस चैनल को बनाए हैं। तो सुमन से आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका था। सुमन अभी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली में एएसओ के पोस्ट पर हैं, जो 2019 के सीजीएल से आए हैं और 2019 के सीजीएल में इनका रैंक भी बहुत अच्छा था। ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छा रहा, आप जा कर के पहले वीडियो में देख सकते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग एक कहानी पर बात करने आए हैं। एक स्टोरी ऐसा है जो जिस पर आप लोगों का ओपिनियन लेना है, आप लोगों का एक व्यू लेना है, या फिर ऐसा कहिए ना कि एक मिथ हम लोग यहाँ पर तोड़ने आए हैं। तो वो एसएससी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक मिथ है और वो मिथ क्या है ये आप एक सवाल से क्लियर हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मेंस के पेपर में मैथ्स में 200 में से मात्र 108 नंबर ला करके कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब ले सकता है या नहीं ले सकता है। आप लोगों की राय क्या है इस पर, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कमेंट करने के बाद ही आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। हम लोग आज इसी स्टोरी पर बात करेंगे कि 108 नंबर मेंस में ला करके 200 में से मात्र 108 नंबर ला करके कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो इस बारे में सुमन से डिटेल्स में बात करते हैं। अगर सच पूछा जाए तो तैयारी के शुरू दिनों में अगर मुझे कोई बोलता कि मैथ्स के पेपर में मेंस में 108 नंबर लाके अगर कोई सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता। प्रैक्टिकल नहीं लगता बिल्कुल कि 50% से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाके एक पद हासिल किया जा सकता है एसएससी सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 2018 सीजीएल में मेरे थे 108 रॉ मार्क्स थे, जो बढ़ करके 118 नंबर हुए थे, जो कि कहीं से भी एक अच्छा रेस्पेक्टेबल स्कोर नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने पटना में सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट का पद हासिल किया और मैंने वहाँ पे 6 महीनों तक काम किया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आया हूँ 2019 सीजीएल के थ्रू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एएसओ के पद पे हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला कि 108 नंबर ला करके इनकम टैक्स ऑफिस पटना में टैक्स असिस्टेंट के रूप में सुमन काम किए हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सुमन का उस एग्जाम में टोटल मार्क्स क्या रहा। 108 नंबर मैथ्स के पेपर में आए और प्री में क्या स्कोर रहा, इंग्लिश में क्या स्कोर रहा और टीयर 3 में क्या स्कोर रहा। जैसा कि आप लोगों सबको पता है ये एग्जाम टीयर 1 टीयर 2 होता है, फिर टीयर 3 होता है। तो टीयर 2 में मैथ्स का पेपर का वेटेज होता है 200, इंग्लिश का पेपर का वेटेज होता है 200 और प्री का वेटेज होता है 200। तो मैं आपको अपना ब्रेकअप बताता हूँ स्कोर का। प्री में मेरे 148 या 49 थे रॉ स्कोर, जो बढ़ करके 180 हुए थे और 2018 सीजीएल के हिसाब से वो स्कोर ठीक था क्योंकि 165 नंबर कट ऑफ गई थी डबल ए वाली। तो आप अगर लिस्ट 1 से क्वालिफाई करते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और मेरे इंग्लिश में 180 के करीब में शायद रॉ स्कोर थे, जो बढ़ के 190 के करीब हुए थे, मुझे पूरा याद नहीं है बट 190 के करीब में नॉर्मलाइज स्कोर हुए थे। और टीयर 3 में मेरे 65 मार्क्स बने थे। तो ओवरऑल मेरा स्कोर बन रहा था 553 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा था, जिससे मैंने टैक्स असिस्टेंट की पद हासिल किया इनकम टैक्स और मैं पटना में पोस्टेड था। तो मेरा अगला सवाल ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद एक रियलाइजेशन खुद में हो जाता है कि पेपर कैसा गया है। तो मैथ्स का जब आप पेपर दिए होंगे तो उसमें आपको रियलाइज हुआ होगा कि पेपर मेरा सही नहीं गया है या कुछ इस तरीके का महसूस हुआ होगा, उसमें हिम्मत भी टूटा होगा। उसके बाद फिर आपका क्या उस समय मनोदशा था, और उसके तुरंत बाद इंग्लिश का पेपर होता है मेंस का, तो फिर इंग्लिश का पेपर देने के लिए आप क्या सोच रहे थे या आगे का अप्रोच किस तरीके का आपका चल रहा था, तो ये भी हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। निराशा तो बहुत हुई थी, पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। मेरे अराउंड 70-72 अटेम्प्ट्स थे और जिसमें मुझे लग रहा था जहाँ तक कि मैंने बहुत गलत आंसर टिक किए हैं। तो जब बाहर निकला बहुत निराश था और इंग्लिश का पेपर देने का मन भी नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लग रहा था प्री के मार्क्स सफिशिएंट हैं या नहीं है, इंग्लिश में कितना ही स्कोर कर पाऊंगा। फिर टीयर 3 के बारे में सस्पिशन होता है कि मार्क्स उसमें तो अनसर्टन होते हैं ना, बट उस बीच मेरे को बहुत जोर से भूख भी लग रही थी। तो मैंने अपना कंसंट्रेशन डोसे पे बिठाया, पहले खाना खाते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। फिर खाना खाते खाते लगा ठीक है 2 घंटे की बात है, इंग्लिश का पोर्शन ठीक ठाक था मेरा, तो मैंने सोचा एग्जाम दे लेते हैं। एग्जाम ना देने का रिग्रेट एक अलग होता है, इसलिए मैंने एग्जाम दे ली। लकीली मेरे स्कोर भी अच्छे हो गए, जैसा मैंने आपको स्कोर बताया अभी। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, अनएक्सपेक्टेड था कि सिलेक्शन होगा। बट ओवरऑल मेरी ऑल इंडिया रैंक 5266 बनी, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे मैथ्स का पेपर देने के बाद एटलीस्ट। तो सुमन 2 क्वेश्चन और है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑडियंस का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं तो इसको पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे पता है कि इसका मैथ्स काफ़ी अच्छा है। तो पहला मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या उस समय का मैथ्स का पेपर हार्ड था जिसमें 108 मार्क्स आए थे? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आकर के प्री क्लियर होता है, या कट ऑफ के इक्वल या कट ऑफ से 2 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा आकर के प्री क्लियर होता है। तो वो स्टूडेंट का मनोबल वहीं पे गिर जाता है और वो लो कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब आगे क्या तैयारी करना बेकार है और मेरिट लिस्ट में अब आना नामुमकिन के बराबर है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो अब इस पर बात करते हैं। तो रही बात आपके पहले सवाल की कि क्या मैथ्स का पेपर हार्ड था, तो हार्ड की श्रेणी में बिल्कुल नहीं था। हार्ड की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि वो पेपर हार्ड था। मेरी प्रैक्टिस और मेरी स्ट्रैटेजी में थोड़ी कमी थी। मैं सिर्फ क्वेश्चंस लगाने पे फोकस कर रहा था, मेरा फोकस मॉक पे नहीं था। खैर वो स्ट्रैटेजी की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तो इतना समझ लीजिए कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी। पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं था, मैं बेहतर स्कोर कर सकता था आराम से और उसी एग्जाम से मैं कुछ बेहतर पोस्ट ले सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से वो नहीं हो सका। और आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, जैसा आपने बोला कि अगर कट ऑफ 140 और किन्हीं बच्चों के 142 से 142 आए, 143 आए, तो वो शुरू में ही लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसे बहुत केसेस हैं, मतलब मेरे दोस्तों में अनगिनत ऐसे केसेस हैं। और जैसा आप लोगों को पता है, सीजीएल का मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है। अगर किसी ने 40-50 मॉक लगा लिए हैं, अच्छी खासी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो उसका मॉक मेंस में स्कोर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और इंग्लिश का लेवल उतना ज़्यादा कठिन है नहीं। खैर वो दूसरा विषय है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। रही बात कट ऑफ जस्ट क्लियर करने के लिए, मान लीजिए किन्हीं बच्चों के 2-4 नंबर से कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो बिल्कुल हताश होने की बात नहीं है। वहाँ पे बहुत आपका सिर्फ ये पेपर 700 नंबर का होता है, आपका एग्जाम सिर्फ 200 नंबर का हुआ है, अभी 500 नंबर का एग्जाम बाकी है। आप मेंस में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का समय मिलता है आपको तैयारी करने का। टियर 3 भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आपके 60+ आ जाते हैं, 65-70 नंबर आ जाते हैं, वहाँ बाकी बच्चों से 10-15 नंबर का एज ले लेते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं से भी निराश होने की बात नहीं होती कि अगर कट ऑफ जस्ट क्लियर हुआ है। तो कट ऑफ क्लियर हुआ मतलब आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ा है, तो आप एक श्रेणी में हैं जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं वहाँ रहना। बिल्कुल हताश होने की बात नहीं है, अपनी तैयारी पे फोकस करिए। अगर कट ऑफ हल्का सा थोड़े से मार्क्स से भी क्लियर होता है तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ लेकर के आएंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।